हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू जुड़ रहे हैं। दे वांट टू नो कि हाउ विल कवर द सिलेबस एंड स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए एंड मैनी मोर थिंग्स। आई वाज नॉट गोइंग टू मेक द वीडियोज यस बिकॉज तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, मैं नहीं बनाने वाली थी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, सो आई थॉट चलिए एक वीडियो बनाते हैं, साथ साथ कुछ हम ऑडिटिंग का बेसिक भी स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओबी का अभी नोट्स रेडी नहीं है, सो ओबी के मैं नोट्स रेडी कर रही हूँ। जैसे नोट्स रेडी होंगे मैं साथ साथ लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। एंड यस, ऑडिटिंग के नोट्स मेरे पास रेडी पड़े हुए हैं। सो आई थॉट आई स्टार्ट द ऑडिटिंग इन बिटवीन। जिस दिन ओबी का लेक्चर नहीं आएगा उस दिन ऑडिटिंग का आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या रहने वाला है, चलिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है 22 स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो 22 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिन हु आर राइटिंग फॉर द 22, उनके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा बात करनी है। चलिए मैं कंप्लीट आपको एक बार फटाफट से करके बता देती हूँ, सो दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस करेंगे। यस, आपके पास जो कवर है ऑडिटिंग, वो कंपनी ऑडिट में नहीं, मोर जो भी सिलेबस है, बट आज मैं बेसिक्स कवर कराऊंगी। एंड प्लीज डू नॉट मिस दिस लेक्चर। चाहे आपको ये सिलेबस की टैगलाइन में नहीं दिखेंगे जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, बट यस, आपको आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दो तीन चीजें जो मैं बेसिक्स आज करवाने वाली हूँ, दैट आर मस्ट, सो दैट आपका एक माइंड डेवलप हो जाए। अब मैं आपको बताऊं, सीए में जो ऑडिटिंग है, इट इज द टफेस्ट सब्जेक्ट जो बच्चों को लेके डुबो देता है बिल्कुल ही। रीजन बिहाइंड दिस इज, आप प्रैक्टिकली जितना मर्जी काम कर लो, बट थेरेटिकली आपको उतना वो नहीं बनती है ग्रिप। थेरेटिकली आपको वैसे पढ़ना थोड़ा टिपिकल लगता है, बट डू नॉट वरी, मैं यहाँ पे इजी कर दूंगी आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी करके हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो प्लीज ये लेक्चर को फुल देखना एंड मिस मत करना, क्योंकि आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसके लिए आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग की, कैसे किसी चीज को टेक ओवर करना है, कैसे किसी चीज को ग्रास्प करना है। चलिए अभी मैं आपको कुछ दो तीन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूं स्टूडेंट्स के। नंबर 1, स्ट्रेटजी क्या रहेगी। मैं आपको बताऊं, मैं डेली बेसिस बच्चों के लिए स्ट्रेटजी प्रोग्राम जो है, डेली बेसिस का जो टारगेट बेस है, वो मैं एक प्रोग्राम शुरू करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, हर स्टूडेंट को ऑप्शनल प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होगा। हर डेली बेसिस टारगेट रहेगा कि आज आपको ये करना है, आज ये करना है। हम कोशिश करेंगे कि 5 मंथ्स, विद इन 5 मंथ्स में हम पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट कर लें। बट मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अपना जीएस आप अपना कंटिन्यू रखिए, ऑप्शनल हम यहाँ पे साइड बाय साइड कवर कर लेंगे। एंड यस, 20 से 25 दिसंबर के बीच में मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, पेड बैच, वेरी नॉमिनल फीस के साथ है। इट इज लाइक अ मंथली, इट इज जस्ट कहते हैं ना कि आपको करना है बस, इट्स नॉट मनी माइंडेड, जो भी आप कह सकते हो कि बैच नहीं है। इट इज जस्ट लगा लो 3000 पर मंथ। आई पर्सनली टीच द स्टूडेंट्स लाइक हम बचपन में पढ़ते थे। बचपन में हम कैसे पढ़ते थे, पर मंथ फीस देकर, हमें पता है हर महीने पैसे जाने हैं, हमने पढ़ना है। अगर एक ही बार पैसा ले लिया जाए, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, सो मैं इस चीज को अवॉइड करती हूँ। मंथली बेसिस पे हम क्या करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स का अच्छे से भी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। बाकी जो नहीं लेना चाहते कोचिंग, डू नॉट वरी, आपको यूट्यूब पे रिवीजन कंटेंट सब मिलेगा। जिनको लेना है मैं उनके लिए बता रही हूँ। आई विल अगेन रिपीट इट कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप मेरे लेक्चर लो। मैं आपको यही बोलूँ, मेरे लेक्चर लोगे तभी आपको रिवीजन स्टार्ट समझ आएगा यूट्यूब से। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको लेना है, कुछ को होता है मुझे लाइव अटेंड करना है, फॉर देम दे कैन ज्वाइन माई लेक्चर्स। फीस इसकी रहती है, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, इट्स 3000 पर मंथ रहती है फीस। रीजन इज हम क्या करते हैं, 4 मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं। कोस्ट आपको बहुत चीपर पड़ेगा, कोस्ट तो चीपर ही पड़ने वाला है। दिस फीस इज जस्ट लाइक आप एक रेगुलर वे में रहो, यू नो कि आपने मनी पे की है, यू हैव टू बी अटेंटिव एंड यू हैव टू बी फोकस्ड अबाउट योर स्टडी, है ना। मनी माइंडेड हमारा कुछ भी वो नहीं है, प्लान नहीं है। सोल मोटिव ऑफ माइंड इज दैट कि जो भी मेरे से पढ़ रहा है उसको सब समझ में आए, सब क्लियर हो जाए। अगर कंपैरेटिव उसकी बात करोगे फीस आप लोग, तो यस ये बहुत चीपर रहेगा। इवन लेस देन हाफ पढ़ने वाला है आप लोगों को, जो आप देते हो कोचिंग्स में लेस देन हाफ रहेगा, क्योंकि मेरा सोल मोटिव है आप लोगों को
गो थ्रू करवाना अच्छे से। चलिए 20 से 25 दिसंबर के साथ बैच स्टार्ट होगा एंड यस 20 से 25 दिसंबर के बीच में ही मैं एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हूँ। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए जो जो वो प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इज द प्रोग्राम यू कैन ज्वाइन, जिसमें हम क्या करेंगे, डेली बेसिस टारगेट डिसाइड करेंगे। आपको पूरा रोड मैप दे दिया जाएगा ऑप्शनल प्रिपेयर करने का। वो आएगा 20 से 25 के बीच में दिसंबर। आई एम टेलिंग अबाउट द दिसंबर। 20 से 25 दिसंबर के बीच में आएगा। 1 मंथ यू कैन मैनेज। आई नो आप लोग कर लोगे। 1 मंथ के लिए आप लोग मैनेज करो। बहुत कुछ मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। डू नॉट वरी उसके लिए। चलिए हम क्या करेंगे, ये तो जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करें उनके लिए पूरा प्रोग्राम। देखो जो बैच में आएंगे उनका तो सेपरेट चलेगा ही चलेगा, उनका एक सेपरेट पोर्शन चलने वाला है। बट जो अनपेड स्टूडेंट्स हैं, जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, हम एक प्रोग्राम डिसाइड करेंगे। हम एक मोस्ट प्रोबेबली व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाली हूँ मैं, जिससे क्या होगा, डेली बेसिस आपका टारगेट होगा एंड मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को क्या करूंगी, ट्रैक करूंगी कि आपने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है। वो सब आएगा 25 दिसंबर के आसपास। चलिए तब तक मेरे नोट्स भी फुल्ली हो जाएंगे। अभी मैं लेक्चर डालती रहूंगी, डू नॉट वरी। जब तक जैसे भी होगा, ऑल्टरनेट जैसे होगा, मैं लेक्चर डालती रहूंगी। क्योंकि पिछले 10 to 15 डेज से बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से लेक्चर्स भी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं मेरे। बट यस ऑडिटिंग के रेडी है नोट्स, तो मैंने सोचा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो डाल ही दूं मैं, यूट्यूब पे अपलोड कर ही दूं कुछ तो आई अपलोड द ऑडिटिंग लेक्चर्स टिल देन, या फिर जैसे जैसे ओबी का लेक्चर रेडी होगा मैं ओबी का भी डाल दूंगी। ठीक है, जो होगा वो कुछ ना कुछ आता रहेगा। बट 25 दिसंबर से बोथ द थिंग्स विल बी स्टार्टेड। लाइक एक तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन मेल मी, आई विल एनरोल देम फॉर इट। ठीक है, और जो नहीं करना चाहते डू नॉट वरी, इट्स नॉट ए कंपल्शन। मैं फिर से कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग हो गए आए मैंने अगर वो नहीं ज्वाइन करी तो क्या हो जाएगा। ये उनके लिए है जो लोग 22 23 के लिए हैं, जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ है, हु वांट टू नो द डेप्थ नॉलेज, साथ साथ टेस्ट देना चाहते हैं, साथ साथ आपको वीकली टेस्ट। एक्चुअली में क्या है, लेक्चर्स में क्या होता है, जो वीकली टेस्ट होता रहेगा, उसमें प्रोग्राम चलते रहते हैं, मोटिवेशनल बहुत कुछ होता रहता है उसमें। ठीक है, तो वो पूरा दिन एक्चुअली में क्या करती हूँ, पूरे स्टूडेंट्स के साथ ही कनेक्ट रहती हूँ उसमें, उस प्रोग्राम में मैं। चलिए, और जो नहीं करना चाह रहे हैं, वो जो सेल्फ स्टडी यूट्यूब के थ्रू करना चाह रहे हैं, यू कैन गाइस मेल मी। मेल आई विल मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेल में मेंशन कर दूंगी, जिससे कि मैं आपको एनरोल कर लूंगी 25 दिसंबर के लिए। हम डेली बेसिस टारगेट डिसाइड किया करेंगे और मैं आपको ट्रैक रखा करूंगी किसने कितना किया है। आप लोग मुझे डेली रिपोर्ट करोगे सोने से पहले कि आपने आज कितना ऑप्शनल कवर किया है। जो डेली का टारगेट है कि आप लोगों ने वो किया है, अचीव या नहीं किया, मतलब ऑप्शनल की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की मेरी। यस ठीक है, चलो ये तो हो गई बात स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। स्ट्रेटेजी भी मैं तभी शेयर करूंगी। अभी जस्ट आप आई सजेस्ट, जिन लोगों ने टैक्सेशन ओबी नहीं किया है, यू कैन गाइस डू द टैक्सेशन एंड ऑडिट ओबी। ओबी के 23 लेक्चर्स आई थिंक अपलोडेड है। यस 23 अप्रोक्सीमेट लेक्चर अपलोडेड हो चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टैक्सेशन में जीएसटी इज पेंडिंग एंड 1 लेक्चर फॉर द एग्जाम्प्ट इनकम इज पेंडिंग। ये दो मैं अपलोड कर दूंगी इन बिटवीन, कहीं टाइम निकाल के। आएगा आएगा जरूर। टिल देन यू कैन डू दैट। आप बाकी पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। तो आप 1 महीने के लिए आप लोग अपने टारगेट डिसाइड कर लीजिए। 20 से 25 दिसंबर के बीच में मैं क्या करूंगी, वी विल स्टार्ट फॉर द कंप्लीट प्रोग्राम। इट्स फॉर पेड एंड अनपेड स्टूडेंट्स ऑल्सो। जिन्होंने सेल्फ स्टडी की हुई है उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी सेल्फ स्टडी की हुई है, आई वुड सजेस्ट यू, मैं कोई अपना बेनिफिट नहीं देखना चाह रही हूँ, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप लोग नहीं पेड लेक्चर्स ज्वाइन कीजिए, आप लोग यूट्यूब से ही करिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मैं कंप्रीहेंसिव रिवीजन भी कंप्रीहेंसिव ही आ रहा है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि रिवीजन में कुछ मिस हो रहा है, टॉपिक कम समझाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। टॉपिक इन डेप्थ ही समझाया जाएगा। इट्स ऑल अबाउट किच रेगुलराइज हो जाता है ना। चलो ये चीज होगी। उसके बाद अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के मैं आपको बेसिक कराने वाली हूँ। नेवर डू नॉट स्किप दिस चैप्टर प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू। ये जो आज मैं 2-3 टॉपिक कराने वाली हूँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है, स्किप मत करना। बिकॉज आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है ऑडिटिंग का फुल, अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझ लिया ना, आपको ऑडिटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। जिसको ऑडिटिंग से डर लगता है, अगर कोई सीए स्टूडेंट भी देख रहा होगा, यू वुड बी एबल टू कनेक्ट। दिस इज द ओनली सब्जेक्ट है ना जहाँ पे हम लैग करते हैं, जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं।
पूरा ग्रुप लेके डूबता है, जो हमें वो होता है ऑडिटिंग, है ना। चलो, बट स्टे पॉजिटिव, हो जाएगा सब कुछ अच्छे से, हम कर लेंगे। आप 1 मंथ के लिए मैनेज कीजिए। मैं अभी डिजाइन कर रही हूँ, एक्चुअली में क्या है, मुझे पूरा प्रोग्राम अभी मैं डिजाइन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कैसे मुझे एग्जीक्यूट करना है इसको, तो वो सब प्लानिंग चल रही है। नोट्स आर अंडर द प्रिपरेशन, डू नॉट वरी। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग कि अपलोड कीजिए, डू नॉट वरी, आएगा सब यहाँ पर। यू आर एट अ राइट चैनल, आप सही जगह पे हो, सब आएगा यहाँ पे। बी पेशेंट, गिव मी सम टाइम, क्योंकि मुझे भी टाइम लग रहा है आप लोगों के साथ थोड़ा कनेक्ट करने में। एंड यस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, कोई भी आप लोगों को डाउट है यू कैन मेल मी। और इसके लिए मैं प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम डिजाइन करने वाली हूँ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्या होगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू होगा। तो आप लोग पहले मुझे मेल कीजिएगा, देन आई विल ऐड यू इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। चलो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑडिटिंग। आप लोग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी जो क्वेरी थी यहाँ पे सब आएगा इन शॉर्ट। पेपर 1 पेपर 2 की फुल रिविजन्स आएंगी। टाइम लग जाता है धीरे धीरे अपलोड करने में, लेक्चर को रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। अदर देन दैट डू नॉट वरी, फुल आएगा 25 दिसंबर तक। आई होप आप लोग मैनेज करोगे। उसके बाद से मैं आप लोगों के लिए आपकी सुपरवाइजर, आपकी गाइड, आपकी दोस्त एंड होस्ट बन के सारा टाइम आप लोगों के साथ कनेक्ट करती रहूंगी। कहते हैं ना, कुछ नई चीज स्टार्ट करनी है, इट टेक्स टाइम। यस, इट टेक्स टाइम, इट्स टेकिंग टाइम, बिकॉज मैं डिजाइन कर रही हूँ, मुझे भी थोड़ा सोचना है कि प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाए जो भी चीज हम प्लान कर रहे हैं। चलो, हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग। देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग है क्या, ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट का मतलब क्या होता है। अगर आपको नॉर्मली बोला जाए कि ऑडिट का मतलब क्या, आपके माइंड में क्या आएगा ऑडिटिंग से, यू विल अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग व्हाट कम्स इन योर माइंड। यू विल थिंक दैट ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, ऑडिट इज एन चेकिंग ऑफ समथिंग। यही आता है ना माइंड में कि ऑडिट क्या है, वी मस्ट चेक समथिंग, वी मस्ट एग्जामिन, हमें किसी चीज का एग्जामिन करना है। तो अगर नॉर्मली किसी भी चीज की ऑडिट करनी है, मतलब उसको चेक करना, यू हैव टू चेक वेदर दिस इज ओके और नॉट। किसी भी चीज को चेक करना इज ऑडिटिंग। नॉर्मल आपके माइंड में ही आता है, बट हम पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। मतलब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके संदर्भ में, उसके रिगार्डिंग ऑडिटिंग क्या हुआ, ऑडिटिंग क्या हुआ कि कोई ऐसा पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कर सके, वो सही है या नहीं सही है, तो वो ऑडिटर हो गया है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉर्मल ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज की चेकिंग करे, सेम एज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हु इज मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफरेंट एंड हु इज चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफरेंट। क्यों, बिकॉज वी हैव टू चेक समथिंग इज राइट और रॉन्ग। हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, सो बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से बहुत लोग इन पे रिलाय करते हैं। शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करेगा इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, बैंक लोन देंगे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर। अगर वो खुद ही बना के खुद ही उसको अश्योरेंस देगा कि मेरी सही है, तो कोई भी बिलीव करने वाला नहीं है। तो हमें कोई ऐसी एक इंडिपेंडेंट पार्टी चाहिए। इंडिपेंडेंट पार्टी कौन होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा वो एक एक्सपर्ट ही तो होगा ना। हम किसी एक्सपर्ट के थ्रू चेक करवाना चाह रहे हैं, ताकि जिसका जो पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो फुलफिल हो सके। मैं बैंक हूं, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को लोन देना है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आई, मेरे पास इतने डेटर्स हैं, इतने क्रेडिटर्स हैं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतना कैश पड़ा हुआ है। अब क्या बैंक सबको चेक करने बैठ जाएगा, नहीं, बैंक के पास इतना टाइम नहीं है, बैंक के और भी बहुत काम होते हैं। तो हमने क्या करा, जो लोग इसके यूजर्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनका जो विश्वास है इस पे बढ़ाने के लिए
ऑडिटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया कि एक इंडिपेंडेंट पार्टी आए जिसको फुल डेप्थ नॉलेज है, जो प्रोफेशनल है लाइक सीएज हो गए, जिनको फुल नॉलेज है, उनसे चेक कराया जाए, उनसे ऑडिट कराया जाए कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या वो सही रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से बहुत लोग इंपैक्ट होने वाले हैं, बहुत लोगों पे इंपैक्ट पड़ने वाला है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा इसकी इसका स्टेटस, इसका प्रॉफिट देकर, है ना। बैंक वाले लोन देंगे इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या देके, लिक्विडिटी देके, क्या ये लोन को रीपे कर पाएगा या नहीं रीपे कर पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ऑडिटिंग कंसेप्ट आया, सो दैट एक इंडिविजुअल, एक ऐसी पार्टी जो इंडिपेंडेंट है, जो इन लोगों से रिलेट नहीं करती है, क्या वो इसको इसके ऊपर अश्योरेंस दे पा रही है, क्या वो इसके ऊपर अश्योरेंस दे पा रही है कि क्या इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सही है या नहीं है। तो इसलिए ऑडिटिंग का कंसेप्ट आया। चलिए अभी हम एक एक करके समझेंगे, ये जस्ट एक आपको अंडरस्टैंडिंग थी बेसिक। अभी हम पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि क्या है ऑडिटिंग का मीनिंग एंड क्यों ये इंट्रोड्यूस हुआ है, डेफिनेशन क्या कहती है। चलो, जिसको नहीं भी समझ आया बी पेशेंट, आपको यहाँ पे समझ आने वाला है। चलो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है एंड डेफिनेशन क्या है, देखो अब। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट का मतलब ही क्या है, किसी चीज को चेक करना। अब जो बंदा चेक करेगा, क्या मैं खुद का एग्जामिनेशन करूंगी तो इसकी गलतियां निकालूंगी? नहीं, मैं कहूंगी मैंने जो बताया वी आर ऑलवेज राइट। यही होता है ना, हम क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज राइट, हमें तो ये लगता है हम हमेशा सही है। तो ऑडिट का मतलब क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाओ, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। किसी भी एक एंटिटी की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रॉफिट ओरिएंटेड, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर ना हो। प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, जो जिसका मेन पर्पस क्या है, पैसा कमाना। नॉट फॉर प्रॉफिट क्या हुआ, जिसका मेन पर्पस है सोसाइटी में हेल्प करना, सेकेंडरी मोटिव है प्रॉफिट कमाना। चलो, ऑडिट क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मतलब एक थर्ड पार्टी जो हमसे रिलेट नहीं करी, जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो पार्टी इंडिपेंडेंट एग्जामिन कर रही है, चेक कर रही है कि क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे देखो कौन सी एंटिटी के चेक कर रही है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एनपीओ। अगर आपके पास एमसीक्यू में ये चीज, चलो आपके पास ये चीज भी आ सकती है ना, क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग का ऑडिट होता है? नहीं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। वो एग्जामिनेशन ऐसा क्यों कंडक्ट कर रहा है, मैं अगर ऑडिटर हूं, मैंने ऑडिट किया, तो मैं ऑडिट कर क्यों रही हूं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर ओपिनियन देना है। मुझे एक एक्सपर्ट का दर्जा दिया गया है, मुझे एक एक्सपर्ट का दर्जा दिया गया है कि मुझे इसकी सब नॉलेज है, तो मुझे इसको चेक करना चाहिए। तो मैं क्यों चेक कर रही हूँ इसको, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, क्योंकि आई हैव टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन ऑन, मुझे अपना ओपिनियन देना है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द ऑडिटिंग। तो देखो, ऑडिटिंग का मतलब क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, किसी पर्सन का नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना, जो सीएस हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, दोनों का हो सकता है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, साइज का मतलब छोटी है, बड़ी है, इसके बाद 10 करोड़ की कैपिटल है, 1 करोड़ की कैपिटल है, इट डजंट मैटर। लीगल फॉर्म, ये वेदर इट इज अ कंपनी, वेदर इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, वेदर इट इज अ प्रोप्राइटर, है ना, कुछ भी हो, लीगल फॉर्म को इररिस्पेक्टिव, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कंपनीज का ऑडिट होगा, सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसका, किसका एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी भी हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी भी हो सकता है, साइज इसका कुछ भी हो सकता है, इसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। क्यों कंडक्ट किया जा रहा है ऑडिट,
Audit is conducting just to view the expression and opinion on the financial statement. Auditor क्या करता है? Auditor expresses an opinion on the financial statement. अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके ऑडिट रिपोर्ट में किस टाइप का ओपिनियन होता है. एक होता है रीजनेबल. देखो रीजनेबल एश्योरेंस अभी हम सब पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट इतना समझो, ठीक है, बेसिक समझो. अभी आप हम पढ़ेंगे कौन कौन सा अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर, हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. बट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द ओवरव्यू व्हाट इज द ऑडिटिंग, सो दैट कल जब मैं रिवाइज कर रहा हूं टॉपिक में स्टार्ट करूं फ्रेश, आपके माइंड में ऑलरेडी होना चाहिए व्हाट इज द ऑडिटिंग. समझ गए ऑडिटिंग का मतलब क्या है? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या? थर्ड पार्टी एग्जामिन कर रही है. थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन का एग्जामिन कर रही है किसका? किसका? लोगों का नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. किसका एग्जामिन कर रही है? किसका एग्जामिन कर रही है? इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल का ऑडिट कर रही है? नहीं, इट इज डूइंग ऑफ द financial information of an entity, whether it is the profit making or it is the not for profit making. चलो अब इस हम डेफिनेशन को एनालाइज करने वाले हैं. डेफिनेशन क्या कह रही है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब जिसका उस एंटिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, जस्ट वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे उसका, जस्ट वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे उसका क्या कर रहा है? only on the basis of his knowledge वो क्या कर रहा है? एग्जामिन कर रहा है. फिर चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, ये मैंने आपको बता ही दिया. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? What is the objective of the auditor to do the auditing? They just want to express an opinion on the financial statement. वो अपना ओपिनियन देना चाह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, whether it is true and whether it is containing the true and fair view of not, whether it is giving us a true and fair view or not. वो ओपिनियन क्या देना चाह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, यही एक ओपिनियन वो देना चाह रहे हैं. चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. डू नॉट वरी, मैं इन डेप्थ करूंगी बट दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्लीज इसको अच्छे से करना. अब ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं आपको एक बात बता दूं, हर चीज को कंडक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, है ना. लॉ में लॉज होते हैं, सेक्शंस होते हैं. सेम एज ऑडिटर को ऑडिट कंडक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रोवाइड किए गए हैं. क्या प्रोवाइड किए गए हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. जो ऐसे 200 है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नंबर 200 है, वो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. अब हम कह रहे हैं जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, जो ऑडिट करना चाह रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर? what should I, why I'm doing the audit? That's the reason, that's the main question, why I'm doing the audit. That answer is the given by the essay 200. essay 200 is giving us the answer. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर अगर ऑडिट करना चाह रहा है तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मुझे ओपिनियन देना है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे ओपिनियन देना है, क्योंकि मेरे ओपिनियन के बेस पे कितने लोग उस पर रिलाय करने वाले हैं. अब एक बात बताओ, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी तो क्या आप जाके उसको क्रॉस चेक करते हो यहाँ से वहां से, यहाँ से वहां से? नहीं ना. यू नो कि वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, आप उस पर विश्वास कर लोगे. सेम एज अकाउंट्स का डॉक्टर कौन हुआ? चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज डूइंग द ऑडिट. हम ऑडिट कर रहे हैं, हमें अपना ओपिनियन देना है, तो ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? वी वांट टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस. क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे आगे प्रोवाइड की गई है, वेदर दीज आर फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिसस्टेटमेंट. अभी मैं आपको जनरलाइज समझा रही हूँ. जनरलाइज मतलब क्या ये गड़बड़ से फ्री है? क्या इसमें कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ऐसी गड़बड़ तो नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो? मुझे अश्योरेंस लेना पड़ेगा ना. मैं अगर किसी कंपनी का ऑडिट कर रही हूँ तो मुझे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अश्योरेंस लेना पड़ेगा. मैं ऑडिट कर रही हूँ, मैं कह रही ओहो अरे यार मेरी ऑडिट के बेस पे तो बैंक लोन देगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्रेडिटर उधार में माल देंगे, तो मुझे पूरा आई हैव टू बी श्योर कि क्या ये सही है कि नहीं है. तो सबसे पहली बात
आई हैव टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। मैं आपको बता रही हूँ एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड रीजनेबल एश्योरेंस में फर्क है। अभी आप इतना समझो, मुझे एश्योरेंस लेना है क्या ये सही है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं ओके करूंगी तभी तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सीए अगर ओके करेगा तभी तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना। तो मैं क्या कह रही हूँ, अरे यार मुझे तो देखना पड़ेगा कि क्या ये सही है, क्या ये रीजनेबल एश्योरेंस दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ऐसा तो नहीं कि इन्होंने है ना गलती करी, गड़बड़ की, फ्रॉड करे हुए। क्या ये फ्री है फ्रॉम द मिसस्टेटमेंट, क्या ये गलतियों से फ्री है। वो गलती चाहे एरर की वजह से हो, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो। गलती तो किसी भी वजह से हो सकती है, गड़बड़ी तो इट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड ऑल्सो एंड इट कैन बी ड्यू टू एरर ऑल्सो। गलती से भी गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे तो एश्योरेंस लेना पड़ेगा ना। तो ताकि मैं एश्योरेंस क्यों ले रही हूँ, ताकि मैं अपना ओपिनियन दे पाऊं, ताकि मैं अपना ओपिनियन दे पाऊं कि जो जो इस एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे कंपनीज को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वालों को उनका अलग होता है, इंश्योरेंस वालों को आईआरडीए के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो क्या जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं। अब मुझे कुछ टर्म्स का इसमें मतलब समझाना है आपको। सबसे पहले एक समझाना है मुझे रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है। चलिए, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, एक बात बताओ, ऑडिटर कौन सा एश्योरेंस देता है। ऑडिटर इज ऑल एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, लाइक सर्टिफाई कर देना किसी चीज को। बट रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट, बट जितना हमने देखा उतना हमें सही लगा। रीजनेबल मतलब जितना हमने चेक किया उतना हमें सही लगा, रीजनेबल है। ये क्यों देते हैं हम रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देते। क्योंकि चाहे आपने किसी भी चीज को जितना मर्जी चेक कर लिया हो, बट हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी हो जो आपके सामने नहीं आई हो। ऑडिटर इसलिए लायबल है कि जो जो मेरे को स्टैंडर्ड दिए गए हैं मैंने वो सब फॉलो कर लिया है। वो सब फॉलो करने के बाद आई एम नॉट फाइंडिंग एनी एरर, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी फ्रॉड। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे सामने फ्रॉड नहीं आया, मेरे सामने फ्रॉड नहीं आया तो फ्रॉड होगा ही नहीं, हो सकता है ना। इसीलिए ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, 100% गारंटी वो नहीं लेता है। वो कहता है जितना मैंने चेक किया, जितना मैंने चेक किया उतना उतना तो मुझे सही मिला है, दैट इज कॉल्ड द रीजनेबल एश्योरेंस। तो हमारे ऑडिटिंग में हम क्या बोलते हैं, why we are giving the reasonable assurance, we are giving the reasonable assurance because there are some inherent limitations। inherent limitation क्या होती है, ऐसी limitations, inherent limitations क्या होती है, ऐसी limitations जब आपने काम बहुत अच्छे से कर लिया तो भी आप उसको नहीं ढूंढ पाए। मान लो कोई एंट्री मिसिंग थी, ना उसका वाउचर है, ना तो उसका इनवॉइस बिल भी नहीं है आप लोगों के पास, ना वो एंट्री रिकॉर्ड हुई है, ना वो एंट्री जीएसटी में शो हो रही है, सब तरह से एंट्री गायब हो गई। अब ऑडिटर को कहां से मिलेगी वो गड़बड़, मिलेगी ही नहीं ना। आपने तो चेक कर लिया जितना आप कर सकते थे, अब ना वो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, सब जगह से गायब हो गई, कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो ये क्या हुआ, ऐसी लिमिटेशन जिसको आप नहीं कह सकते कि होगा ही नहीं, ये हो सकती है ऐसी, क्या पता एरर से हुई हो, क्या पता फ्रॉड से हुई हो। तो एक ऑडिटर नेवर गिव्स द एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देगा। वो रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देगा, क्योंकि वो खुद कहता है मैंने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम तो किया है, बट इट इज नॉट श्योर कि 100% चीजें मुझे मिल गई हैं, 100% चीजें मुझे मिल गई हैं। वो ये कह सकता है कि मैंने अपने स्टैंडर्ड फॉलो किए, जो जो चीजें मैंने देखी उसमें मुझे गड़बड़ी नहीं मिली, इन दैट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ एरर। वो होता है रीजनेबल एश्योरेंस। एक बात समझ में आई, मैं इसको बहुत डेप्थ में कवर करूंगी, मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है एप्लीकेबल एफआरएफ। ये क्या है ये भी मुझे आप लोगों को क्लियर करना है। एक आता है एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एफआरएफ का मतलब क्या होता है, ये वर्ड्स होते हैं विच कैन गिव यू मार्क्स। मैं आपको हाईलाइट कराऊंगी ऑडिटिंग के वर्ड,
जो आप लिखोगे तो आपको मार्क्स कटेंगे ही नहीं, क्योंकि दीज वर्ड्स आर द की पॉइंट्स। की पॉइंट। अब एक बात बताओ, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? पैटर्न जो आपको मतलब बैलेंस शीट का पैटर्न दिया हो, जो फॉर्मेट दिया हो, फॉर्मेट यूज करोगे? नहीं, यू आर गोइंग टू यूज द एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ क्या हुआ? मान लो आई एम इंश्योरेंस कंपनी। कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक है नॉर्मल कंपनी है। नॉर्मल कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। कंपनीज एक्ट को 2013 कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है, और इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए के अकॉर्डिंग उनका अलग होता है फॉर्मेट, है ना। बैंकिंग वालों को अलग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट्स बनानी होती हैं। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई ऑडिट फर्म आई बैंकिंग वाली, आपने किसी का बैंक ऑडिट करना है, उसने अपना बैंकिंग रेगुलेशन वाला तो फॉर्मेट फ्रेमवर्क देखा ही नहीं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो बना रहा है बैलेंस शीट, तो क्या होगा? तो ऑडिटर पहचान लेगा ना कि ये तो गलत है, दिस इज नॉट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ की तरह ये बनी नहीं हुई है। तो ये था एप्लीकेबल एफआरएफ का मीनिंग, मतलब जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियली जो आपको रिपोर्ट करनी है बैलेंस शीट, उसका आपके ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट, आपको ये बताना है कि आपने जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिली एंड क्या क्या गड़बड़ी आपको उसमें मिली है। ठीक है, चलो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव ये हुआ टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। समझ गए अब आप लोगों कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, 100% तो गारंटी कोई भी नहीं देगा। डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं भाई विल ट्राई आवर बेस्ट, बट 1% चांस हमारे पास नहीं है। सेम एज ऑडिटर कहेगा मैंने सब चेक कर लिया, बट ऐसे कुछ कंसील किया हो इन्होंने, मिलके कुछ फ्रॉड किया हो जो मेरे सामने आया नहीं, तो हाउ कैन आई फाइंड इट, है ना। फाइंड इट आउट, हाउ कैन आई फाइंड इट आउट, वो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो रीजनेबल एश्योरेंस। दूसरा एश्योरेंस क्या रीजनेबल देना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है। वो फ्री किससे है? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट होता है गड़बड़ी, फ्रॉड हो गया, मिस स्टेटमेंट। अब कुछ मिस स्टेटमेंट होते हैं मटेरियल, कुछ होती है इमटेरियल। मटेरियल का मतलब जो इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये एश्योर करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेट है। इसके रिगार्डिंग मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकती, मैं दूंगी रीजनेबल एश्योरेंस कि मैंने जो जो चेक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। टू कम्युनिकेट करना है ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक। ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको डिटेल में कवर कराऊंगी। सो अभी हम लेक्चर को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड यस, ऑडिटिंग के रिगार्डिंग हैंड रिटन नोट्स नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ऑडिटिंग के रिगार्डिंग ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें कीवर्ड्स मैं आप लोगों को मार्क करके दूंगी। आज का ये बेसिक था। मेरा पर्पस ये है, जिसको बिल्कुल भी बेसिक का नहीं पता हो, कोई न्यू स्टूडेंट हो, यू मस्ट गेट द नॉलेज कि व्हाट इज द ऑडिटिंग। अगर आपको इसका 10 to 20% भी समझ आ गया है, आई एम अश्योरिंग यू कि आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत डेप्थ में जाने वाली हूँ। ऑडिटिंग में तो हम बहुत मजे करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत अच्छे से जो होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको 10 to 20% भी समझ में आया है, देन डू नॉट वरी, हम लेक्चर कल से स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ऑडिटिंग अबाउट, ऑडिटिंग व्हाट इज ऑल अबाउट, ऑडिटिंग है क्या, ऑडिटिंग में हम क्या पढ़ेंगे। ये था ऑडिटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं फिर से करने वाली हूँ इसको। एंड यस, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग मैंने जनरली आपकी स्पेशली ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, एंड प्लीज लाइक करते रहो। बच्चे देख रहे हैं बट लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक इट, बिकॉज इट इज नॉट फॉर एनी पर्पस। मैं लाइक करवाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग जितना ज्यादा लाइक करोगे, एल्गोरिदम उस हिसाब से वीडियो को स्प्रेड करता है, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल पाए। और जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जस्ट स्टे कनेक्टेड। यस, ऑप्शनल की गारंटी आप लोगों की मेरी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर गाइस, एंड यस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ ठीक है तो एवरीथिंग इज फाइन। आई वाज नॉट फाइन, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना ही नहीं पा रही हूँ, नोट्स बना ही नहीं पा रही हूँ, बट यस, सो आई थॉट कि मैं आज एक लेक्चर अपलोड कर देती हूँ। तो जैसे जैसे होगा 25 तक आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। 1 मंथ के लिए आप लोग थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। एंड यस, आफ्टर दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू एक
प्रोग्राम, जिससे क्या होगा, एवरी स्टूडेंट विल बी एबल टू कवर द ऑप्शनल। मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने वाली हूँ डेली बेसिस पर, मुझे आप लोगों का अपडेट मिलता रहेगा। And yes, it is just because of you guys. Thank you so much for giving me so much of response in the very short span of time. थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट्स मेरे लिए जुड़ रहा है, एक भी स्टूडेंट अगर जुड़ रहा है, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर एक होप होती है ना हमें कि अगर यार ये कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से आई शुड स्टडी, है ना, तो एक होप हो जाती है। अगर कोई टीचर आ रहा है, कह रहे हैं भी हाँ करवाएंगे, डू नॉट वरी, वीडियो लेक्चर्स थोड़ा लेट जरूर हो सकते हैं, बट ये चैनल पे आएगा, फुल कंप्लीट पोर्शन आएगा। डू नॉट वरी गाइस, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस इफ यू हैव। एंड यस, एक चीज मुझे और आपको बोलनी है, जो स्टेट पे जो स्टेट वाले लोग हैं, जैसे स्टेट पीसीएस के हो गए, है ना, जो लोग कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो डू, बिकॉज 90% सिलेबस सेम ही रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।